बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में ज्ञान चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग लूसेंट का अध्ययन करेंगे और लूसेंट जो सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आ जाया करता है, तो सभी बहन बंधु भाई भौजाई जो करते हैं पढ़ाई उन सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग एक मज़ेदार स्टाइल में लूसेंट को याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए तब शुरू करते हैं इतिहास से। सबसे पहले इतिहास से सब बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को बहुत बढ़िया से इसको ध्यान रखना है और हमारे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है और बार बार याद करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इतिहास। इतिहास आप लोगों को पता ही है कितने भागों में बटा है, 3। पहला है प्राचीन वाला, दूसरा कौन मध्यकालीन वाला, और मध्यकालीन के बाद आधुनिक। अब ये ध्यान रखिएगा कि कब वो ये सब में सेलेक्टिव शुरू में ना होना है। शुरू में क्या करना है आपको कि सबसे पहले सब पढ़ लेना है लाइन बाय लाइन, अच्छे से याद कर लेना है। अब अच्छे से जब याद हो जाएगा तब क्या होगा कि कौन क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको इस लेवल तक पहुंच जाना है कि सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ना तो एने उन्हें भटकते रह जाइएगा। फिर एगो एग्जाम निकलेगा, फिर एगो नहीं निकलेगा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर पीछे पीछे घूमिएगा कहाँ से आ गया। तो इसलिए इकट्ठे सब पढ़ के तैयार कर लीजिए, एक का बार मारिए छक्का धड़ दे, एकदम निकाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो ये में पहला बात क्या लिखा है भाई, तो तनी हम पेनवा दूसरा कलर ले लें। आराम से धैर्य बना के खूब बढ़िया से पढ़ना है आप लोग को, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो पहला पॉइंट देखिए, भारत है। भारत के बारे में सबसे पहले बताया गया है। एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे तो यह बताया जाएगा। तो उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर समुद्र दक्षिण तक फैला हुआ है। तो ये हमारा भारत। अब भारत का क्या है कि उत्तर से दक्षिण तक ये पूरा फैला हुआ है। कहाँ से? हिमालय से लेकर कहाँ तक? हिमालय से लेकर यहाँ समुद्र तक यानी यहाँ पर हिंद महासागर तक। तो हिंद महासागर से हिमालय तक हमारा भारत का विस्तार। अब हिमालय से लेकर, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। देखिए आईएएस में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भारत का उपमहाद्वीप कहाँ कहते हैं, बताओ। तो उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं कि भाई एगो महाद्वीप होता है, एगो बड़का महाद्वीप, एगो छोटका महाद्वीप, और उसी में क्या होता है? एगो उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप में क्या है कि भाई ऐसा जगह जहाँ पर क्या होता है कि और सारा देश जुड़ता है और एगो देश बनाता है, ठीक है, महादेश। तो ये हमारा जो है एक ऐसा व्यवस्था रखता है कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है और इसके साथ और सब हिमालय का एगो अलग कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे? उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप ये विशेषता वाला हो गया कि इसके साथ और देश लगा हुआ है। सार्क वाला देश आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, समझ गए। तो आप खैर अब यूपीएससी में आ गया है तो और कहीं आने वाला अभी तो नहीं है, लेकिन आप लोग को फैक्ट याद करना है वनडे एग्जाम में ज़्यादातर। तो भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं जिसे महाकाव्य और पुराण में भारतवर्ष भी कहा गया है। भारतवर्ष हो गया है ना। तो भारत अर्थात भरत का देश। भरत एगो राजा थे ना, तो भरत एगो राजा थे। अब उन राजा के नाम पर ही क्या हो गया? भरत। शकुंतला वाला कहानी सुना, उन्हीं के बेटे थे भरत। तो चलिए आगे देखिए। यूनानियों ने भारत को क्या कह दिया? इंडिया। अब मुस्लिम सब आया तो क्या कहा? हिंदुस्तान। अब इसके बाद क्या हो गया? भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भाग में बांट दिया गया भाई, ठीक है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों भारत है ना। अब तीनों भारत में हम लोग पहला क्या देखेंगे? प्राचीन भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एकदम याद रखना है
प्राचीन भारत में क्या कहा। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि प्राचीन भारत का मुख्य स्रोत कितना है, तो 4 गो स्रोत है जिसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें उन्हें नहीं दिमाग लगाना है, खाली सीधे सीधे याद कर लेना है। जे जे सीधे सीधे याद करेगा वो सीधे सीधे सेलेक्ट हो जाएगा। अब बाकी सब यहाँ वहाँ 14 को बुक पढ़ेगा, वही में गोल गोल घूमेगा कि हई पढ़ ले, हऊ पढ़ ले, हऊ पढ़ ले। 14 को बुक के चक्कर में एक को नहीं याद होगा, एक को याद नहीं होगा तो बस गलती हो जाएगा, माइनस मार्किंग रहेगा तो वो चल जाएगा। तो सबसे बढ़िया कि सीधे सीधे याद कर लो, जो पढ़ा रहे हैं वो पे ध्यान देना, एकदम ध्यान देना है। पहला है कि धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से पहले हम लोग को पता चला भाई सबसे पहले धर्म वाला मामला आ गया। लिखित आप लोग जान रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता था, तो उसमें कौन लिखा है तो पता नहीं चला आज तक का लिख दिया है, उस टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है। कहा जाता भैंस जैसे मूतती है चल चल के, वैसे वैसे स्क्रिप्ट है वो, तो वो कोई पढ़वे नहीं किया आज तक। अब क्या हुआ, फिर धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ जो बाद में लिखा गया ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद लिखा गया, आर्य सब आया तो वो सब लिखना पढ़ना जानता था, तभी सब काम चालू हुआ। आगे फिर ऐतिहासिक ग्रंथ। अब इतिहास जब चालू हो गया हमारे यहाँ, इतिहास यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जब इतिहास चालू होगा तब यहाँ पर बहुत सारा ग्रंथ लिखा गया। तो ऐतिहासिक ग्रंथ हम लोग देख लेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ में तीनों इतिहास का होगा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का। तो फिर उसके बाद है विदेशी विवरण। विदेशी सब हम लोग यात्री आए, इवन बतूता नाम सुना होगा ना, इवन बतूता बगल में जूता वाला, ठीक है, तो वो आया यहाँ पर। और इसी तरह बहुत यात्री आया, तो उस समय पुराने प्राचीन काल से यात्री आ रहे हमारे यहाँ। तो वो सब बुक में लिखा कि भारत के लोग कैसा था, तो ये सब विवरण यहाँ मिल जाएगा। तो 3 हो गया। अब पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व जब हम लोग खोदाई करते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता में खोदाई किए तो पता चला कि यहाँ पर मृद भांड है, तो यहाँ लड़की नाचता हुआ डांस वाला है चित्र, तो है तो हऊ है, तो कुल हम लोग को मिल गया। तो वो सब हम लोग देखेंगे आगे चलकर। तो आप यहाँ पर ये सब 4 गो से याद रखना है। तो कितना स्रोत से हम लोग को पता चलेगा, 4 गो स्रोत। पहला कौन, धर्म वाला, दूसरा इतिहास वाला, तीसरा विदेशी विवरण वाला, चौथा पुरातत्व साक्ष्य वाला। अब है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ के मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। अब देख लिया जाए हम लोग कौन कौन जानकारी मिल रहा है। यहाँ तक ढंग से याद करते रट जाइए, एकदम रट। जो रटेगा, रटन तो विद्या घटन तो बुद्धि ना, रटन तो विद्या सलेक्शन भवंतु, सलेक्शन। जो रटेगा उसका सलेक्शन पक्का है। हमारे साथ रट लेगा तो और तेज सलेक्शन होगा। तो चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट में बहुत महत्वपूर्ण आवत है आगे का, भाई भारत का प्राचीन धर्म वेद। प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा था, वेद था। इसका संकलन कौन किए, महर्षि कृष्ण द्वापन वेद व्यास। वेद व्यास जो थे, वेद व्यास, ये बहुत बढ़िया आदमी। वेद व्यास जो ये लिखे थे महाभारत, वे कृष्ण द्वापन वेद व्यास। और वह क्या लिख दिए, ये 4 गो वेदों लिख दिए। तो 4 गो वेद में लेकिन और लोग और साथ में जोड़ा तो उनका भी नाम आता है। लेकिन ऋग्वेद पहला हो गया, फिर यजुर्वेद, दूसरा कौन सामवेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद पहले रेरियाते लिख दिए ऋग्वेद, दूसरा य करके यज्ञ करते थे तो उसमें गाना मंत्र वंत्र का व्यवस्था हो गया यज्ञ। अब फिर अब वो जो यज्ञ का मंत्र बना था तो उसको गाने लगे, तो दनादन गाने लगे, ठीक है, तबला वबला बजाने लगे, तब का हो गया सामवेद हो गया, संगीत का जन्म हो गया इसे। फिर अथर्ववेद आ गया, अथर्ववेद ये सबसे बाद में लिखा गया। इसमें खूब ढंड कमंडल जादू टोना सब जोड़ दिए, है ना। तो तीनों याद हुआ, यही तीनों वेद त्रिय है। वेद त्रिय कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों है का वेद त्रिय, याद रखना है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। तो र वाला पहले आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह किया गया है, क्रमबद्ध संग्रह, एकदम सटासट क्रमबद्ध, एकदम क्रमबद्ध संग्रह किया गया है ऊपर से नीचे तक। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ही होगा कि भी लोग पहला और आखिरी लिखवे नहीं किया, बीच वाला पहले लिख दिया, ठीक है, वो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला और आखिरी बाद में जोड़ा गया है। तब इसमें कितना मंडल है, 10 गो मंडल किसमें, ऋग्वेद में। तो शुरू में ऋग्वेद में
कितना 10 गो मंडल था, 1028 सूक्त था। और बाल खिल्य पाठ में 11 सूक्त इसमें है, बाल खिल्य जो एक है बाल खिल्य। तो आप क्वेश्चन ई बने हैं कि क्वेश्चन क्या बने भाई कि ऋग्वेद बाल खिल्य किससे संबंधित है, बाल खिल्य किससे संबंधित है, कौन से वेद से, तो ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है बाल खिल्य। और बाल खिल्य को भी जोड़ लिया जाए तो आगे और भी इसमें बढ़ जाते हैं। अब आगे इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने के लिए जो ऋषि थे, ऋषि मतलब पढ़ने वाला स्पेशलिस्ट, उसको होत्र कहते थे। होत्र किससे संबंधित, ऋग्वेद से। तो जो ऋषि थे पढ़ते थे किसको, ऋग्वेद को, होत्र। ठीक है ना। तो रेरिया का लिखा गया था, हो करके पढ़ते थे। रेरिया लिखा गया था, हो करके पढ़ते थे। याद करना, बस याद करना है, ध्यान रखो। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली का पता चलता है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि आर्य के समय लिखा गया तो आर्य का राजनीतिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक रूप से आर्य क्या करता था, कौन कौन राजा था, कौन कौन नहीं था। ठीक है, तो ये सब ऋग्वेद में लिखल है। बहुत बढ़िया, चलिए याद करते जाइए, ध्यान लगा के एकदम सुनते हैं, कान में लगा के एकदम दनादन। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का तीसरा मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट, आ गया पॉइंट। सावित्री यानी इसको किसको, सावित्री यानी गायत्री देवी को, सावित्री देवी को समर्पित किया गया है गायत्री मंत्र। तो क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट, तुरंत नोट करिए, क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ऋग्वेद में तीसरा मंडल किससे संबंधित है, कौन से देवता से, तो गायत्री सावित्री देवी को समर्पित है। और इसमें कौन मंत्र है भाई, गायत्री मंत्र। अब नौवें मंडल अगला आ गया, तो कौन हो गया भाई, सोम देवता, सोम रस वाले देवता। ठीक है, तो सोम वाले देवता ही है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 2 देवता मिल गए। पहले कौन मिल गई, सावित्री के लिए कौन मंत्र, गायत्री मंत्र। इसको कौन रचा था, विश्वामित्र रचे थे, ओम भूर्भुवः। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर 9वां मंडल कैसे याद रखेंगे, 9 बज जाता है, फिर सोम रस लोग पी के सो जाते हैं। ठीक है, सोम रस पी के कौन सो जाता है, 9 बज जाता है जब, है ना। ये याद रखना है इसे। तो 2 एक के बाद हो गया। अब आगे हो गया 8वां मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट। 8वां मंडल को हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा जाता है। क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि खिल किससे संबंधित है, कौन से वेद से, ऋग्वेद से। खिल ऋग्वेद से। अब पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन कि जो हाथ से लिखी ऋचाएं हैं उसको क्या कहा जाता है, खिल। तो खेल के लिखेंगे, ऐसे याद रख लीजिए, खेल के हम लोग लिखेंगे, खेल के लिखेंगे। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, सब महत्वपूर्ण है, एकदम याद कर लेना, दनादन। चतुर्थ वर्ण समाज का कल्पना भी यहीं पर किया गया है ऋग्वेद में का आदि स्रोत, ऋग्वेद का 10वां मंडल। जैसे हमने कहा ना, पहला और आखिरी नहीं जोड़ा, तो बदिया में लोगों को कैटेगराइज कर दिया, सब 4 गो जाति बना दिया, तो वह किया था। तो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो जाति वाला व्यवस्था चालू हुआ और आज तक चल रहा है। अभी तक 4000 जाति भारत में बन गया है। ठीक है, बड़ा समस्या, 4 गो चालू हुआ था 4000 पहुंच गया, बहुत प्रॉब्लम वाला ही बात है। चलिए, और इसी से पूरा भारत बट गया है, एकता हुई है नहीं पता है जल्दी, खाली लड़ाई के समय, क्रिकेट के समय एकता दिखता है। तो हो गया चतुर्थ वर्ण, कौन से मंडल में, 10वां में पुरुष सूक्त उसमें कहा गया है, पुरुष सूक्त की कल्पना की गई है। पुरुष ब्राह्मण आदि पुरुष ब्राह्मण में क्रमशः मुख, भुजा, देख लो भाई साहब, देखो भाइयों, इसमें क्या रहेगा, ये है एक आदमी, मतलब ब्राह्मण, मतलब आदि ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के मुंह से कौन निकल गया, ब्राह्मण। बाजू से कौन निकल गया, क्षत्रिय। पैर से कौन निकल गया, पेट से कौन निकल गया, वैश्य। ये सब वैश्य लोग रहेगा। और पैर से निकलेगा जो होगा शूद्र,
अब शूद्र क्या करेगा? शूद्र सबका सेवा करेगा, ई पैरवा सबका सेवा करेगा। ठीक है, तो ई यहाँ पे याद रखना है कि एगो ब्रह्मा जी की कल्पना किया गया ठीक है, आदि पुरुष ब्रह्मा, तो आदि पुरुष ब्रह्मा जी थे, उन्हीं का सबका संतान, सब लोग संतान माना जाता है। तो इन्होंने ही कल्पना किया था, इन्हीं से जोड़कर बना दिया गया ताकि सब लोग इसको मानेगा, नहीं तो कहेगा कि भाई हम नहीं मानेंगे तो क्या कर लेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। फिर है 9वां नोट में क्या है? धर्मसूत्र 4 मुख्य जातियों की स्थितियां व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार को स्पष्ट भेद करता है। तो धर्मसूत्र क्या कर देता है भाई? धर्मसूत्र इंपॉर्टेंट पॉइंट कि धर्मसूत्र में ही क्या किया जाता है? 4 मुख्य जातियों के बारे में बताया गया कि क्या क्या व्यवसाय करेगा, धर्मसूत्र कहता है, ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद से तो जुड़ा है, लेकिन धर्मसूत्र में उसको विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया बन जाएगा कि भाई पीसीएस में बन जाएगा कि ऋग्वेद में तो कहा गया है कि 4 वर्ण होगा, लेकिन उसका स्पष्टीकरण किस में कहा गया? धर्मसूत्रों में कहा गया है। 1 और 2 दोनों सही है कि नहीं सही है? तो ऐसे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो दोनों सही होगा कि नहीं? तो दोनों सही हो गया। धर्मसूत्र में उसको 4 जाति का दायित्व को स्पष्ट कर दिया गया था, और पहला क्या कर दिया गया? ऋग्वेद में। तो इतने में आपका ऋग्वेद से इतना क्वेश्चन बन जाता, 10 वो क्वेश्चन बन गया कि नहीं? ठीक है, तो एकदम याद रख लेना, कंठस्थ कर लेना, बैक करके पढ़ लेना, कोनो का याद कर लेना, बस याद कर लेना है। जो याद करेगा वो सेलेक्ट, और जो नहीं याद किया वो गया। बहुत कंपटीशन है, 5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है, जो पैदा हो रहा है तैयारी के लिए सोच रहा है भारत में, समझ लो बच्चा लोग। चलो आगे देखो, अब देखते हैं यजुर्वेद।